आज की क्लास अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने मराठा अंपायर को डिस्कस किया था और आज अब हम लोग धीमे धीमे 1857 की क्रांति की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कारण क्या है कि आज की क्लास में हम लोग ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के कुछ पहलुओं को और डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने पहले देखा कि मुगल सल्तनत ने किस तरीके से एक्सपेंशन किया, औरंगजेब के टाइम पे मुगल सल्तनत अपने चरम पर आई, और उसके बाद कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे एक्सपेंशन किया, मराठाओं को बेसिकली क्या क्या फोर्स मिले जिनकी वजह से मराठा आगे बढ़ पाए, और आखिर में क्या वो कारण रहे जिनकी वजह से मराठा अंपायर का डिक्लाइन भी आ गया और आखिर में मराठा अंपायर जाके खत्म हो गया। लेकिन उसी बीच में कल की क्लास में जो हम लोग ये देख रहे थे कि जिस समय पर 18वीं शताब्दी में 1740 से 60 के बीच में करीब करीब जाकर मराठाओं का डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका था। 1761 में बैटल ऑफ पानीपत थर्ड में आपने देखा अहमद अब्दाली ने किस तरीके से मराठाओं को हराया, उसके बाद और ज्यादा डिक्लाइन हुआ। तो ये सारी चीजें तो उत्तर भारत में चल रही थी। सवाल ये उठता है कि दक्षिण भारत में उस टाइम पर क्या चल रहा था। आज की क्लास में दरअसल दक्षिण भारत को हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि हमारा करीब करीब 1740 से लेकर 1760 के बीच दक्षिण भारत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक बार मैं क्लियरली देख लूं, आप सभी तक आवाज तो पहुंच रही है। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अभी देखो, जब मराठाओं का डिक्लाइन हुआ तो मैंने आपको यह समझाया था उस समय पर कि ये जितना भी हिस्सा था, अहमदनगर वाला, बीजापुर वाला, बेदार हो गया, बीदर हो गया, ठीक है, और इधर में आपका गोलकोंडा हो गया, ये सारा एक बार फिर से इनके हाथ से निकल गया और अब ये किसके हाथों में आ गया? ये ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गया, क्योंकि आखिर टाइम में कल की क्लास में आपने देखा कि नाना साहिब की पेंशन तक खत्म कर दी ब्रिटिशर ने। ध्यान दीजिएगा, आज की जो कहानी है वो स्टार्ट हो रही है। यहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं 3 युद्धों के बारे में। इनको बोला जाता है कार्नेटिक वॉर। क्या बोला जाता है? कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक वॉर कितने हुए थे? तो 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो कि 1746 से 48 तक चला, सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो कि 49 से 54 तक चला, और तीसरा कार्नेटिक वॉर। ये कार्नेटिक वॉर थे क्या, इनको समझने के लिए थोड़ा सा नजर डालिएगा इधर। दोस्तों, ये है हमारा भारत, ठीक है, और इस टाइम पर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता था? कार्नेटिक कहलाता था। क्या कहलाता था? कार्नेटिक। मतलब आज की डेट में तमिलनाडु वाला हिस्सा और आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा अगर मिला दिया जाए तो उस समय पर यह कार्नेटिक कहलाता था। इस कार्नेटिक राज्य की स्थापना एक व्यक्ति के द्वारा करी गई थी जिनका नाम था सदातुल्ला खां। क्या नाम था? आपको यह नाम ध्यान रखने हैं, सदातुल्ला खां। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्नेटिक के संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा? सदातुल्ला खां। इनका नाम ध्यान रखना। अब इन्होंने जब कार्नेटिक नाम के राज्य की स्थापना करी तो यहां पर एक राजधानी भी बनाई। तो इन्होंने यहां का एक शहर जिसका नाम क्या है? आरकोट। क्या नाम है? आरकोट। इसको अपनी राजधानी बनाई। अब यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्नेटिक की राजधानी क्या थी? आरकोट इसकी राजधानी थी। सदातुल्ला खां के बाद जो इनके सक्सेसर बने, मतलब जिन्होंने जगह ली यहां की, जो कि कार्नेटिक के नवाब बने, इनका नाम था दोस्त अली। क्या नाम था? दोस्त अली। अभी यहां तक सारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही होती है। सदातुल्ला खां ने इस पूरे प्रांत की स्थापना करी कार्नेटिक की, ये पहले नवाब इसके कहलाए। सदातुल्ला खां की मृत्यु के बाद दोस्त अली यहां के शासक बने। अब जब दोस्त अली की मृत्यु होती है तब से यहां पर मेन कहानी चालू होती है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। दोस्त अली के एक दामाद थे। कौन है? दामाद। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है चंदा साहिब। चंदा साहिब। आप देखोगे किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर एक्सपेंशन किया अपना पूरे दक्षिण में। आरकोट को किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में किया। अब इनके दामाद हैं चंदा साहिब, किसके? दोस्त अली के। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसका नाम है अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन, ठीक है। अब जब दोस्त अली की मृत्यु हुई तो चंदा साहिब का कहना क्या था कि हम सक्सेसर हैं इस गद्दी के, हम आगे चलकर इसके नवाब बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनके दामाद हैं, इनके रिलेटिव हैं, तो इनका कहना भैया ये गद्दी हमारी होगी। लेकिन उस टाइम पर चंदा साहिब जो थे
इनको मराठाओं ने बंदी बना रखा था अपनी जेलों में। कारण क्या था? क्योंकि चंदा साहिब ने टैक्स देने से मना कर दिया था। और कल मैंने आपको मराठा एक्सपेंशन पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मराठाओं ने एक समय आने पर लगभग लगभग पूरे मध्य भारत से टैक्स वसूला हुआ है। इवन कई प्रांतों में मुगलिया सल्तनत के गवर्नरों से भी इन्होंने टैक्स वसूला एक टाइम पे। हालांकि वो बाद में दिया भी है टैक्स, लेकिन मराठा साम्राज्य ने किसी को नहीं छोड़ा। इन्होंने मैसूर से भी टैक्स वसूला था। तो मराठाओं को क्योंकि चंदा साहिब ने टैक्स देने से मना कर दिया, तो मराठाओं ने कहा, आओ बेटा हमारी जेल में आ जाओ, तुम टैक्स नहीं दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हवा पानी अंदर का खिलाते हैं, अपने आप दिमाग तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अब जब चंदा साहिब जो कि सक्सेसर माने जा रहे हैं दोस्त अली की, इस किसके, नवाब बनने की सीट के, जो कि खुद ही जेल में है, तो जाहिर सी बात है ये जो अनवरुद्दीन है, ये पता है कौन है? ये मुगलों का पपेट है, ये मुगलों की कठपुतली है। और मुगल शासक इस टाइम पे कौन है? मुगल शासक आप देख रहे हो वहां पे, ठीक है, औरंगजेब का समय जा चुका है, क्लियर हो रही है बात, और यहां पर अकबर सेकंड का टाइम आ रहा है। खैर, मुगलों के द्वारा अनवरुद्दीन को यहां पर अपना पपेट एज अ नवाब बना दिया गया। किसका? कार्नेटिक का। तो कार्नेटिक का नवाब कौन है इस टाइम पर? अनवरुद्दीन है। मतलब आप कंडीशन को समझ गए। दोस्त अली की मृत्यु हो गई। दोस्त अली की मृत्यु के बाद चंदा साहिब क्योंकि जेल में है, उनके जेल में होने की वजह से मुगलों ने इसका फायदा उठाया और मुगलों ने अपना आदमी अनवरुद्दीन, जिसको इन्होंने बैठा दिया कहां पर? कार्नेटिक की गद्दी पर बैठा दिया, आरकोट में। अब अनवरुद्दीन एक अदना सा आदमी कल था, आज वो अचानक से नवाब बना दिया गया है। अनवरुद्दीन फूले नहीं समा रहा है खुशी से, उसको आरकोट या आरकोट दिखाई दे रहा है। वो अपने आप को किसी बहुत बड़े बादशाह से कम नहीं समझता है। हालांकि है वो कार्नेटिक का नवाब ही, बहुत सारी चीजें उसके हाथ में भी नहीं है, मुगलों के ही हाथ में है ज्यादातर चीजें, लेकिन अपनी पावर, अपनी सुप्रीमेसी दिखाने का मौका कहीं पर भी अनवरुद्दीन नहीं छोड़ता है। वो बोलते हैं ना, जब छोटा आदमी है अगर उसे गुंडैती करने का मौका मिलता है तो ज्यादा गुंडैती करता है, या छोटा आदमी हो उसको अगर थोड़ा सा भी मिल जाए तो वो फिर हर जगह पर अपनी औकात या वैल्यू दिखा देता है। अनवरुद्दीन के साथ यही कहानी चल रही है। दूसरी तरफ ध्यान देना, सिनेरियो क्या है यहां पर आपको यह समझना होगा। ये ऊपर क्या है? चेन्नई है, लेकिन उस टाइम पर इसको क्या बोलते थे? मद्रास बोलते थे। यहां पर मैं मद्रासी लिखूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये मद्रास है, और मद्रास के ही नीचे ये है पौंडीचेरी, ठीक है। अभी तक भारत में ब्रिटिशर भी आ चुके हैं और फ्रांसीसी भी आ चुके हैं। जो ब्रिटिशर थे इन्होंने मद्रास को अपनी कॉलोनी बना रखा है। मद्रास किसकी कॉलोनी है? ब्रिटिशर की कॉलोनी है। और जो पौंडीचेरी है ये किसकी कॉलोनी है? ये फ्रेंच की कॉलोनी है। कॉलोनी का मतलब ये समझ लो कि जहां पर उनका शासन चल रहा है, जहां पर उन्हीं की पावर चल रही है, उन्हीं की अथॉरिटीज चल रही है। मद्रास और पौंडीचेरी ये दोनों पोर्ट हैं, ध्यान रखिएगा, बंदरगाह हैं, जिनका यूज व्यापारिक मामलों में किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो शिप यहां पर आते हैं सामान लेकर और माल लेकर जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तक फ्रांसीसी यहां पर कई जगहों पर है, अभी तक ब्रिटिशर भी इन कई जगहों पर है, लेकिन ये अपना जितना भी व्यापार करते हैं, ब्रिटिशर करते हैं मद्रास वाले पोर्ट से और फ्रांसीसी करते हैं पौंडीचेरी वाले पोर्ट से। यहां तक सारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी। अभी आप इन दोनों की इक्वेशन को समझो। ब्रिटिशर और फ्रांसीसी पहले से ही यूरोप से लड़ते हुए चले आ रहे हैं। यूरोप में एक देश है जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया में अपना राजा घोषित करने के लिए इन दोनों में पहले से ही होड़ चल रही है। पिछले 100 सालों से इनमें होड़ चल रही है दोनों में। ब्रिटिशर चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का राजा इनका बने, और फ्रांसीसी चाहते हैं कि हमारा आदमी ऑस्ट्रिया का राजा बने। इसी पर्टिकुलर सिनेरियो को वर्ल्ड हिस्ट्री में ऑस्ट्रिया वॉर सक्सेशन के नाम से जाना जाता है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कहीं पर कि ऑस्ट्रिया वॉर सक्सेशन है क्या, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रिया में अपना राजा नियुक्त करने के लिए ये फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स दोनों के बीच में एक तरीके की प्रतियोगिता है, या आप बोल सकते हो दोनों के बीच में एक तरीके का द्वंद्व है। दोनों ही चाहते हैं कि वो चाहता है हमारा राजा बैठे वहां पर, वो चाहता है हमारा राजा बैठे। अब जब यूरोप से ये लड़ाई चली आ रही है तो दुनिया भर में फ्रांसीसी भी जा रहे हैं व्यापार करने और दुनिया भर में ब्रिटिशर भी जा रहे हैं। और भैया ये जहां पर भी एक साथ पहुंच रहे हैं, ये उस कोने पर भी जाके लड़ रहे हैं। सेम वही वाले हालात 1947 में पाकिस्तान बना, 1947 में भारत आजाद हुआ। अब हम जहां पर भी मिलते हैं हम वहीं पर लड़ जाते हैं। हम श्रीलंका में मिल रहे हैं, एशिया कप में तो हम वहां पर भी लड़ रहे हैं। हम कल को वर्ल्ड कप में मिलेंगे, सामने होंगे, हम वहां पर भी लड़ेंगे। हम यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, वहां पर भी एक दूसरे से लड़ जाते हैं।
बात आ रही है समझ? सेम उसी तरीके से आप समझो कि ये जो फ्रांसीसी और ब्रिटिशर है, इनके बीच में द्वंद्व चालू है ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन को लेकर। अब दोनों व्यापार करने भारत में आए हुए हैं, तो भैया ये यहां पर भी एंटी हो रखे हैं एक दूसरे के। अब ऐसे में क्या होता है इस बीच में, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्लैशेस हैं, तो जो ब्रिटिशर है, ब्रिटिशर इसी टाइम पीरियड में फ्रांसीसियों का एक जहाज कैप्चर कर लेते हैं। जो इनका जहाज आ रहा होता है व्यापारिक पैरामीटर से, उसको ये कैप्चर कर लेते हैं। जब इसको इनका ये जहाज कैप्चर कर लिया जाता है, तो जो फ्रांसीसी हैं वो आक्रमण कर देते हैं किसके ऊपर? ये मद्रास पर अटैक कर देते हैं और मद्रास को पूरे तरीके से कैप्चर कर लेते हैं। अब जब मद्रास को कैप्चर कर लिया गया तो ब्रिटिशर्स बौखला जाते हैं। अब देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक या तो तुमने उसको मारा एक थप्पड़ तो वो तुमसे खुद ही निपट लेगा, चाहे वो 4 थप्पड़ खा जाए, लेकिन तुम्हें एक जरूर मार के रहेगा। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं कि तुमने एक थप्पड़ मारा तो तुरंत भाग के गए अपनी मम्मी के पास, मम्मी 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 देखो हमें मार दिया, मम्मी समझाओ, अरे मम्मी उसको और पीट दो, अरे पापा 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 देखो मार दिया हमें। तो दो तरीके के लोग होते हैं। और ब्रिटिशर कैसे थे? दूसरे तरीके के लोग। आपको पता है एक नंबर के घुन्ने थे, दीमक की तरह पूरे भारत को चाट गए। जब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी मद्रास को कैप्चर कर लिया जाता है फ्रांसीसियों के द्वारा, मतलब आप देख रहे हो उंगली पहले इन्होंने ही करी, ब्रिटिशर ने ही पहले उंगली इनको करी, इनका जहाज कैप्चर करके। अब इन्होंने इनकी कॉलोनी पूरी कैप्चर कर ली, मद्रास को कैप्चर किया, तो ये भाग के कहां गए? इन्होंने रिटेलिएट इनको नहीं किया, ये भाग के सीधे कहां गए? आरकोट के नवाब के पास। और ये कौन है? अनवरुद्दीन है इस टाइम पे। अब इन्होंने जाके अनवरुद्दीन को क्या बोला कि आप यहां के नवाब हो और आपके आरकोट में ही, आपके कार्नेटिक में ही मद्रास कॉलोनी पड़ती है, और आपके पोर्ट पर देखो हमला किया है किसने? फ्रेंच ने हमला किया है, फ्रांसीसियों ने हमला किया है। और आपके रहते ऐसा हो सकता है कि आपके पोर्ट पर कोई हमला करे। अब अनवरुद्दीन पहले से ही एक्साइटेड बैठा है, वो नवाब दिखाने का कि वो खुद में अपना एक बहुत बड़ा नवाब है, कोई मौका नहीं छोड़ता है। अनवरुद्दीन अब इसमें बीच में आ गया सिनेरियो में। अनवरुद्दीन आदेश देता है फ्रांसीसियों को। इस टाइम पर फ्रांस के एक गवर्नर होते हैं जिनका नाम क्या है? ड्यूप्लेक्स। आप इन्हें ड्यूप्ले बोल लो, ड्यूप्लेक्स बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो जो अनवरुद्दीन है ये आदेश देता है किसको? ड्यूप्ले को। और ड्यूप्ले को बोलता है कि तुम मद्रास खाली कर दो। ड्यूप्ले कहता भैया क्यों करें? अनवरुद्दीन कहता है हम नवाब हैं, इस वजह से मेरा आदेश है, मद्रास को खाली कर दो। तो ड्यूप्ले कहता है अच्छा भैया, बीज भी हमने बोया, रुपाई भी हमने करी, जुताई भी हमने करी, अब जब फसल काटने की बारी आई तो तुम काट के ले जाओगे, बड़ी अच्छी बात है। ड्यूप्ले ने कहा मैं नहीं हट रहा, जो करते बने कर लो। अनवरुद्दीन कहता है ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो मैं नवाब हूं, अब हमसे लड़ने को तैयार रहो। और यहीं पर एक बैटल होता है। बात आ रही है समझ? यहां पर ये जो मद्रास कॉलोनी है, यहां पर एक फोर्ट हुआ करता है। इस फोर्ट का नाम क्या है? फोर्ट सेंट थॉम। और यहीं पर एक बैटल होता है किसके किसके बीच में? अनवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच में। इस बैटल को ही क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ सेंट थॉम। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ सेंट थॉम। जो कि किसके किसके बीच में हो रहा है? अनवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच में। इस बैटल का नतीजा क्या होता है? अनवरुद्दीन ये युद्ध हार जाता है, फ्रांसीसी अनवरुद्दीन को ये युद्ध हरा देते हैं। इसी युद्ध को कार्नेटिक वॉर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी क्लियरली। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आप लोग भूलो नहीं। जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है ये किसके किसके बीच में हुआ है? ये हुआ है अनवरुद्दीन। ध्यान से नोट्स बनने चाहिए, नोट्स हर एक कॉपी में मेंटेन होने चाहिए। नोट्स नहीं मेंटेन होंगे, अभी तो कहानी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद सब भूल जाओगे। ये किसके किसके बीच में हुआ? अनवरुद्दीन वर्सेस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, या फ्रेंच या फ्रांसीसी बोल लो। उस टाइम पर कौन था? ड्यूप्ले था। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बैटल ऑफ सेंट थॉम बोला जाता है, ठीक है, या फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। ध्यान रखोगे इतना? अब देखो होता क्या है इसका नतीजा। जब अनवरुद्दीन को ड्यूप्ले हरा देता है, यह पहली बार होता है जब जितने भी भारत में फ्रेंच व्यापारी आए होते हैं उनके सामने भारतीय राजा एक्सपोज हो जाते हैं। भाई अभी तक ये लोग जो ब्रिटिशर थे, जो फ्रांसीसी थे, जो पोर्चुगीज थे, ये अभी तक भारतीय राजाओं को बहुत बड़ी तोप समझते थे। ये समझते थे ये जो मुगल हैं ये बहुत बड़ी तोप हैं, और ये जो नवाब यहां पर बने बैठे हैं ये बहुत बड़े लोग हैं भाई,
बहुत पैसा है इनके पास, इनको हराना लगभग नामुमकिन है, बड़े वीर है ये। लेकिन यहां से क्या होता है, ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं। ब्रिटिशर सोच रहे होते हैं हम तो इसकी मदद लेने जा रहे थे और ये खुद को नहीं बचा पा रहे, और इसको हरा दिया कौन, ये फ्रेंच हरा दिया इसको आके। तो ब्रिटिशर्स के सामने एक्सपोज हो गए, और फ्रेंच भी अभी तक इनसे दब रहे थे, इनकी मोनोपोली में, इनकी लीग में चल रहे थे फ्रेंच। और फ्रेंच को भी पता लग गया कि इनकी पावर क्या है। मतलब आसपास के और भी जितने शासक थे उनके लिए भी, ब्रिटिशर्स हो या फ्रेंच हो, दरवाजे खुल गए थे। ये सब कुछ समझ चुके थे कि यहां पर भारतीय राजाओं के पास इतनी पावर नहीं बची हुई है, दे आर नॉट सो पावरफुल। ये दिखा रहे हैं सिर्फ इनके पास पावर है, इतनी पावर है नहीं, आराम से इन्हें रिटेलिएट किया जा सकता है। दूसरी तरफ एक चीज ध्यान रखना है आपको, ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, इसकी स्थापना फ्रांस में करी गई थी। कब, थोड़ा सा ध्यान देना है, इसकी पृष्ठभूमि पर ध्यान देना है आपको। इसकी स्थापना फ्रांस में करी गई थी सन 1664 में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे, इनका नाम था जीन कोलबर्ट। क्या नाम था, जीन कोलबर्ट। इनके द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी गई थी। और फ्रांसीसी सरकार पहले से ही बहुत करप्ट थी। जब इस कंपनी की स्थापना करी गई तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में वहां पर दी गई, वित्त मंत्रालय के अंडर में दी गई। और वित्त मंत्रालय ने ये जो जेन कोलबर्ट है, इनकी कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से भारी मात्रा में रिश्वत लेकर इनको मोनोपोली दी अगले 50 सालों की, कि भैया अगले 50 साल की हम आपको मोनोपोली देते हैं कि आप आराम से भारत में जाइए, व्यापार करिए, जितना चाहे उतना मुनाफा कमाइए, हम आपके अलावा फ्रांस से किसी को भारत में नहीं भेजेंगे। जैसे आज के टाइम पर आप ये मान लो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर भारत सरकार जितने भी टेंडर निकाले वो सारे टेंडर अंबानी को देने लगे या अडानी ग्रुप को देने लगे। अब इसका नतीजा क्या होगा, इसी को तो बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली का आप मतलब समझ रहे हो। अगर सारे टेंडर भारत सरकार के अडानी ग्रुप या अंबानी ग्रुप को मिलने लगे तो भैया टाटा ग्रुप क्या करेगा, टाटा ग्रुप क्या करेगा, वो तो अच्छे राइवल है ना, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं ना। अगर उनको कोई टेंडर ही नहीं मिलेगा, सरकार केवल एक विजन बना ले कि हम इन्हीं को देंगे और आपसे हमें मुनाफा चाहिए, आप जितने टेंडर आपको चाहिए हम सारे आपको देंगे, बट आप मुनाफा हमें ज्यादा देना। बाकी इतनी सारी कंपनीज है, लार्सन एंड टूब्रो हो गई, एनटीपीसी हो गई, ईएसएल हो गई, इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, किसी कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट ना मिले। सेम यहां पर हुआ। यहां पर क्या हुआ, जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट थी ये करप्ट थी, इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोला कि भैया हमें आपसे मुनाफा ज्यादा चाहिए, हम आपको 50 साल की मोनोपोली का हस्ताक्षर साइन करके देते हैं, आप जाओ भारत में, आपके अलावा हम किसी भी कंपनी को ये अधिकार नहीं देंगे। इस तरीके से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आके पोर्चुगीज में बसी हुई थी। फर्स्ट बैटल आपको समझ आ गया। अब देखिए दूसरा बैटल कब होता है और आगे सिचुएशन क्या बनती है। कुछ टाइम के बाद ये जो चंदा साहिब है, ये मराठाओं की शर्त मान लेते हैं। इनका कहना होता है, इनकी अकल ठिकाने आ जाती है और इनका कहना होता है मराठाओं से, ठीक है बाबूजी हमें छोड़ दो और हम आपको टैक्स देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मराठाओं ने कहा ठीक है भाई अब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर ध्यान देना, अब चंदा साहिब बाहर आ गए, ठीक है। अब चंदा साहिब जैसे ही बाहर आए, यहां पर फिर से क्लैश हो गया सामने सामने। अनवरुद्दीन के सामने आके चंदा साहिब खड़े हो गए। अनवरुद्दीन वैसे ही हार चुका है, चारों तरफ अनवरुद्दीन के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। मुगलिया सल्तनत वैसे भी दबी हुई बैठी हुई है, क्योंकि मराठाओं का एक्सपेंशन चल रहा है, मराठा अपने चरम पर चल रहे हैं, बिल्कुल मुगलों को पीछे बिल्कुल चुपचाप दबा रखा है। अब यहां पर चंदा साहिब अनवरुद्दीन के सामने है कि भैया मैं बनूंगा यहां का नवाब। अनवरुद्दीन कह रहा है नवाब तो मैं हूं। अब देखो दूसरी तरफ क्या है सिनेरियो, जो ड्यूप्ले है ये काफी दिमागदार इनका था गवर्नर। ड्यूप्ले ने क्या किया, एक काम किया, आरकोट के ही पास में, यह आपका आरकोट हो गया, यहां पर एक और टेरिटरी है जिसका नाम है हैदराबाद, ठीक है। और हैदराबाद की स्थापना किसने करी थी, हैदराबाद के पहले निजाम कौन थे, इनका नाम है निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क, इन्होंने हैदराबाद की स्थापना करी थी। कोई दिक्कत तो नहीं, ये पहले नवाब है हैदराबाद के। निजामुल मुल्क के बाद
इनका बेटा जो है इसका नाम है नासिर जंग, बहुत ध्यान देना यहां पर, नासिर जंग। और इनका जो पोता है इसका नाम क्या है, मुजफ्फर जंग। ठीक है। अब जो ड्यूप्ले है, ड्यूप्ले क्या किया, ड्यूप्ले यहां से निकल के तुरंत गया। ड्यूप्ले ने कहा, ड्यूप्ले जानता था ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, मैंने अनवरुद्दीन को हराया है और अनवरुद्दीन का साथ ब्रिटिशर दे रहे, तो ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, अनवरुद्दीन को ही रास्ते से हटाओ सीधे। इस बार तो अनवरुद्दीन बच गया है, आगे बचना नहीं चाहिए। इसके लिए ड्यूप्ले कहां गया, हैदराबाद गया। उसने हैदराबाद में इक्वेशन को समझा। अब हैदराबाद में इक्वेशन क्या चल रही है, निजामुल मुल्क की मृत्यु हो चुकी है, इनके बेटे जो नासिर जंग है ये गद्दी पर बैठे हैं, यहां के नवाब बने हुए हैं, और इसके अगेंस्ट इनका पोता खड़ा हुआ है। मुजफ्फर जंग नासिर जंग का बेटा है, जो कि अपने बाप के खिलाफ ही बगावत करके खड़ा है। ये कह रहा है कि मुझे गद्दी चाहिए, और इसका बाप कह रहा है नहीं मुझे गद्दी चाहिए। इन क्लैशेस का फायदा उठाते हुए ड्यूप्ले ने क्या कहा कि मुजफ्फर जंग को कि हम आपका साथ देंगे और आप हमारा साथ दो, किसे मारने में, आप हमारा साथ अनवरुद्दीन को मारने में दो, और अगर आपने हमारा उसमें साथ दिया तो उसके बाद हम आपका साथ देंगे आपको हैदराबाद दिलाने में। मुजफ्फर जंग ने हाथ मिलाया किससे, ड्यूप्ले से। और साथ में ड्यूप्ले ने आरकोट में किसको पकड़ा, चंदा साहिब को पकड़ा। चंदा साहिब को क्या बोला कि आप हमारे साथ आओ, हम आपको बनाएंगे कहां का नवाब, आरकोट का नवाब बनाएंगे, अनवरुद्दीन को मारने में हमारी मदद करो। ये जो तीनों लोग मिले, इन तीनों के ही मिलने को क्या कहा जाता है, ट्रिपल अलायंस कहा जाता है। ट्रिपल अलायंस। कभी भी आपसे पूछा जाए कि कार्नेटिक वॉर ट्रिपल अलायंस क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना है अब आपको, ड्यूप्ले, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग जब ये तीनों मिल गए थे, इसी को ट्रिपल अलायंस ऑफ कार्नेटिक वॉर के नाम से जाना जाता है। जब ये तीनों मिल जाते हैं, ये तीनों मिलकर आरकोट पर हमला करते हैं। आरकोट का नवाब कौन है, अनवरुद्दीन है। क्लियर हो रही है बात। और यहां पर क्या होता है, अनवरुद्दीन मारा जाता है। और अनवरुद्दीन को मारने के बाद चंदा साहिब अब कौन हो गए, यहां के नए नवाब बना दिए जाते हैं। किसके द्वारा, ड्यूप्ले के द्वारा। मतलब ड्यूप्ले को यहां पर सक्सेस मिल गई। अभी क्या है कि अंग्रेजों के गाल पे करारा तमाचा पड़ा है। पहले भी जब अनवरुद्दीन हारा था, ध्यान रखना, जो पहला बैटल था कार्नेटिक वॉर, उसमें अनवरुद्दीन हारा था, तो वो अनवरुद्दीन की हार नहीं थी, उस हार को अंग्रेजों ने अपने ऊपर लिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने ही अनवरुद्दीन को लड़वाया था और वो उसी को बीच में लेकर आए थे। अंग्रेज ये जान चुके थे कि ये हार सिर्फ अनवरुद्दीन की नहीं है, ये हार मेरी भी हार है। अगर अनवरुद्दीन जीत जाता तो हमें वापस अपनी मद्रास टेरिटरी मिल जाती, और इस बार तो अनवरुद्दीन की मौत ही हो गई। अब अनवरुद्दीन बचा ही नहीं, तो ब्रिटिशर्स के गाल पे एक करारा तमाचा है कि अरे ये क्या हो गया, हमारा नवाब ही मार दिया। अभी तक ब्रिटिशर्स को यह दिख रहा था कि हमारा मद्रास केवल गया है यहां से। अब ब्रिटिशर को जो उम्मीद दिख रही थी कि आरकोट का नवाब अनवरुद्दीन हमें बचाएगा, हमारे लिए कुछ कर देगा, अब उनके हाथ से पूरा कार्नेटिक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिटिशर्स को यह दिख रहा है कि आने वाले समय पर यह पूरी फ्रेंच कॉलोनी बन जाएगी। क्लियर हो रही है, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो रही है। अब ये जो बैटल हुआ किसके किसके बीच में, अनवरुद्दीन वर्सेस मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और ड्यूप्ले, इन तीनों ने मिलकर आक्रमण किया, अनवरुद्दीन को मार दिया। इस बैटल को, क्योंकि ये अंबुर में हुआ था, इसी को बैटल ऑफ अंबुर के नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ अंबुर। और यही है कार्नेटिक वॉर सेकंड। इसको भी हम लोग आगे लिख लेते हैं ताकि भूल ना पाए। यहां पर दूसरा बैटल किसके किसके बीच में हुआ, यह हुआ चंदा साहिब, ड्यूप्ले और साथ में मुजफ्फर जंग। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर यह अटैक किससे किया, अनवरुद्दीन, और अनवरुद्दीन इसमें मारा गया, डेथ हो गई अनवरुद्दीन की। इसी को किस नाम से जाना जाता है, इसी को कार्नेटिक वॉर सेकंड है, इसी को बैटल ऑफ अंबुर के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आप सभी को बात समझ आ गई होगी, आप भूलोगे तो नहीं, आपको कहानी पूरी क्लियरली आ रही है समझ। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर अंग्रेजों को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है,
क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी उनके हाथ से निकल रही है। यहां पर ब्रिटिशर्स के द्वारा एक नया गवर्नर इनका नियुक्त किया जाता है और अब एंट्री होती है किसकी, इस पूरी कहानी के हीरो की, और इस हीरो का नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव नया गवर्नर बन गया है किसका, ब्रिटिशर का। अब इसकी एंट्री होती है, ये सारी इक्वेशन देखता है आके, ये कहता है एक काम करो, अनवरुद्दीन तो मर गया, कोई दिक्कत नहीं है, अनवरुद्दीन का बेटा है जो, उसको बनाओ यहां का नवाब। और अनवरुद्दीन का बेटा कौन है, ये है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा, मोहम्मद अली को नवाब बनाओ यहां का आरकोट का। अब देखो चंदा साहिब यहां पर बहुत खुश है, चंदा साहिब आरकोट के नवाब बना दिए गए, डिक्लेयर कर दिए गए, किसके द्वारा, ड्यूप्ले के द्वारा, मतलब फ्रांसीसियों के द्वारा। चंदा साहिब यहां पर खुश होकर ड्यूप्ले को 8 प्रांत देते हैं, 8 प्रांत के अंदर 80 सूबे देते हैं, मतलब टोटल 80 सूबे देते हैं खुश होकर किसको, ड्यूप्ले को। बोलते हैं कि भैया ड्यूप्ले साहब आपने अपना वादा पूरा किया, इसके एवज में हम आपको 80 सूबे देते हैं, यहां पर आप जो मनो करो, अपनी पूरी कॉलोनी बसाओ, आप जैसे चाहो वैसे यहां पर व्यापार करो, पूरा मुनाफा प्रॉफिट सब आपका, और आपकी सेवा में हम आगे भी तैयार रहेंगे। आरकोट में हमसे आपको कोई मदद चाहिए तो आप हमें बताना। बात आ रही है समझ, क्लियर हो रही है बात। अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, दूसरी तरफ डिक्लेयर कर दिया मोहम्मद अली को। इन्होंने कहा मोहम्मद अली अगला नवाब होगा। तो ड्यूप्ले कह रहा अच्छा हम यहां पागल बैठे हैं, जो हम इतनी गणित लगा के बैठे हैं चंदा साहिब के साथ, इतने दिन से हम लोग सारी गणित लगा के बैठे हैं, इतना सब कुछ खिचड़ी पका के बैठे हैं, इतनी हम लोगों ने मेहनत करी, कंस्पिरेसी करी, अनवरुद्दीन को मरवाया, मैंने हैदराबाद जाके हाथ मिलाया, और अब तुम आके अचानक से कह दोगे कि मोहम्मद अली नवाब है। वाह बेटा वाह। जब चंदा साहिब नवाब यहां पर बने थे और अनवरुद्दीन मारा गया था बैटल ऑफ अंबुर में, उसी युद्ध के बाद से मोहम्मद अली जाकर छुप गया था एक किले में, और इस किले को क्या बोलते हैं, यह किला है तिरुचि फोर्ट। ये तिरुचि के किले में जाकर छुप गया था कौन, मोहम्मद अली। और ये यहां से डर के मारे निकल नहीं रहा था कि चंदा साहिब के द्वारा मार दिया जाएगा, और चंदा साहिब भी घात लगाकर इसी किले के बाहर बैठे हुए थे। चंदा साहब अपनी सेना के साथ इसी किले के बाहर बैठे हुए हैं, करीब 1 से 1.5 महीना हो चुका है, घात लगा के कि मोहम्मद अली बस बाहर आ जाए और मोहम्मद अली को मार दे। क्योंकि चंदा साहिब ये जानते थे कि उनके रास्ते का कांटा आने वाले टाइम में सिर्फ मोहम्मद अली बन सकता है, तो मोहम्मद अली को छोड़ना नहीं चाहते थे। इनका कहना है कि इसको तो जरूर मार देंगे। अब रॉबर्ट क्लाइव को पता है कि मोहम्मद अली तो अंदर है, मोहम्मद अली को निकालें कैसे। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, ब्रिटिश सेना के साथ हमला कर दिया आरकोट में, मतलब कार्नेटिक की राजधानी पर हमला कर दिया। और पता लग जाता है किसको, जब चंदा साहिब को पता लगता है कि इनकी राजधानी पर हमला कर दिया गया है, तो चंदा साहिब यहां से भागते हैं तुरंत, कहते हैं भैया सीधे आरकोट चलो, मोहम्मद अली को छोड़ो, पहले अपनी राजधानी तो बचा लें। और जब ये यहां से जा रहे होते हैं, यही तो प्लान होता है रॉबर्ट क्लाइव का, जब ये यहां से तिरुचि से जा रहे होते हैं आरकोट की तरफ, तो बीच में थंजावुर पड़ता है। क्या पड़ता है, थंजावुर। और थंजावुर के उस टाइम पर जो शासक होते हैं, इनका नाम होता है प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह को खबर कौन कर देता है, रॉबर्ट क्लाइव। ये एक मराठा शासक है, ध्यान रखना, थंजावुर के शासक प्रताप सिंह। और मराठाओं और ब्रिटिशर्स के बीच में पहले ही अलायंस चल रही है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मराठाओं के और ब्रिटिशर्स के बीच में ट्रीटी होना स्टार्ट हो गई थी। तो इनके बीच में पहले से ही ट्रीटी थी। और ये जो थंजावुर के शासक है प्रताप सिंह, ये चंदा साहिब के दुश्मन है, ये इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी है, और इसका फायदा उठाता है रॉबर्ट क्लाइव। आप अंग्रेजों का दिमाग देख रहे हो, बिल्कुल दीमक की तरह, इसी वजह से 300 सालों में भारत को चाट गए। हर एक फ्रेंच बिजनेस स्टेट्स पर्सन को इन्होंने किनारे कर दिया, जितने भी यूरोपियंस आए उन सबको इन्होंने किनारे ऐसे ही किया। लेकिन काबिले तारीफ है, ब्रिटिशर्स के पास एक चीज थी, और वो था पेशेंस। आप धैर्य के बिना ये सारे काम नहीं कर सकते थे, इनके पास पेशेंस बहुत था। जहां पर सर झुका के काम हो रहा है वहां पर तुरंत अरे जी हजूर, अरे सर कान पकड़ लिए सर, कैसी बात कर रहे हैं सर, सॉरी सर, बर्तन धो देते हैं आपके लिए सर, जूते पॉलिश कर दें। और जैसे ही मौका मिल रहा है तुरंत युद्ध करके सीधे गला काट देते थे। तो इनको दोनों स्ट्रैटेजी आती थी, जहां पर इनको जरूरत पड़ती थी वॉर करने की वहां पर वॉर करते थे, जहां पर ट्रीटी की जरूरत होती थी वहां पर ये ट्रीटी करते थे। और रॉबर्ट क्लाइव ने इसका फायदा उठाया और प्रताप सिंह को खबर दे दी कि चंदा साहिब गुजर रहे हैं कहां से,
थंजावुर से गुजर रहे हैं, भैया देख लेना तुम्हारा पुराना दोस्त आ रहा है। और यहां पर प्रताप सिंह ने घेर लिया किसको, चंदा साहिब को, और यहां पर चंदा साहिब मार दिए गए। चंदा साहिब निकले तो यहां पर तिरुचि से आरकोट जाने के लिए, लेकिन पहुंचे नहीं कभी, रास्ता साफ हो गया। और यहां पर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा मोहम्मद अली को जो नवाब डिक्लेयर कराया जाना था, वो बात बिल्कुल सत्य हो गई, क्योंकि ड्यूप्ले के सामने अब कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया। भैया किसको बना दोगे नवाब, खुद तो बन नहीं जाओगे, खुद तो बनोगे नहीं ना, आप तो बिजनेस पर्सन हो ना, आप तो ट्रेड करने आए हो ना, आप शासक थोड़ी बन सकते हो यहां के। आप शासक बना सकते हो अपनी पावर के थ्रू, आप शासक खुद तो नहीं बन सकते। क्लियर हो रही है इतनी बात। और रॉबर्ट क्लाइव यहीं तक नहीं रहा, रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहला कांटा अपने सामने का हटाया किसको, चंदा साहिब को। इसने पहले गद्दी खाली कराई और अब नवाब बनाया किसको, मोहम्मद अली को। अभी दूसरा एक सबसे बड़ा कांटा है रॉबर्ट क्लाइव के सामने, वो कौन है, वो है ड्यूप्ले। रॉबर्ट क्लाइव जानता है कि ये बहुत दिमागदार आदमी है गवर्नर, ये जब तक रहेगा, मतलब ये अकेला ऐसा आदमी है जिसका हमने एक जहाज कैप्चर किया था और उसके बाद इसने हमें केवल मद्रास से ही दौड़ा के भगाया नहीं, इसने पूरे आरकोट को भी कैप्चर लगभग कर लिया अपनी बुद्धिमत्ता से। और आगे ये प्लान बना रहा है हैदराबाद को भी अपने कंट्रोल में करने का, हैदराबाद में भी अपना शासक बैठाना चाहता है, मुजफ्फरजंग। रॉबर्ट क्लाइव बहुत अच्छे से जानता है कि इसका इंतजाम करना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक खबर दी जाती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेंच गवर्नमेंट को, कहां पर, जहां पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी फ्रांस में, फ्रांसीसी सरकार को घूस दी जाती है। अब आप सोचिए, फ्रांसीसी गवर्नमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट घूस दे रही है, किस लिए, ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये तो घूसखोरी में लिप्त है ही है। इनको बोला जा रहा है कि आप तबादला करा दो किसका, आप अपने एक गवर्नर ड्यूप्ले का बस तबादला करा दो, आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा हम देंगे। इन्होंने कहा बस इतनी सी बात, ड्यूप्ले का ट्रांसफर कराने का इतना पैसा दे रहे हो, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था यह फ्रांसीसियों का सबसे ऑनेस्ट आईएएस अधिकारी है, यह सबसे तगड़ा सेक्रेटरी है फ्रांसीसियों का, यह जब तक यहां पे है तब तक कुछ नहीं हो सकता फ्रांसीसियों का। इन्हें पता है कि इसको हटाना बहुत जरूरी है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को उस टाइम पर 70 लाख रुपए भरे गए थे। उस टाइम के 70 लाख आज के करीब करीब 1000 करोड़ आप मान लो, सिर्फ एक आदमी के लिए। आप ऑनेस्टी की पावर देख रहे हो, दिलेरी की पावर देख रहे हो। इस आदमी को तो पता ही नहीं है इसकी वैल्यू कितनी है। आप पीठ पीछे देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर डील हो गई इस आदमी के लिए, और इस डील के होने के जस्ट बाद ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर आ जाता है ड्यूप्ले का। इसका ट्रांसफर का आदेश आता है, यह वापस फ्रांस चला जाता है और यहां पर एक नया गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, कहां पर, पुडुचेरी में, फ्रांसीसियों की तरफ से, जिसका नाम है लेली। क्या नाम है इसका, लेली। और लेली बिल्कुल लुल्ल है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल वैसे ही दिमाग वाला आदमी भेजा जाता है जैसा ब्रिटिशर को चाहिए होता है। अब यहां पर क्या है, ब्रिटिशर्स की तरफ से नया गवर्नर अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम है आयरी कूट। नाम इसका ध्यान रखना है आपको, आयरी कूट। कितने दिमाग से रॉबर्ट क्लाइव ने पहले ड्यूप्ले का ट्रांसफर कराया, उसके बाद लेली के ऊपर अटैक कर दिया, फ्रेंच कॉलोनी पुडुचेरी पर इन्होंने अटैक किया। और इसी अटैक को क्या बोला जाता है, बैटल ऑफ वांडीवॉस। क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ वांडीवास। यह बैटल किसके किसके बीच में हुआ, ब्रिटिशर और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। ब्रिटिशर्स की तरफ से आयरी कूट था और फ्रांसीसियों की तरफ से लेली था, जिसमें लेली को कैप्चर कर लिया गया, इसको बंधक बना लिया गया। और उसके बाद डील करी गई फ्रांसीसियों से। जब लेली को बंधक बना दिया गया तो फ्रांसीसियों का उधर से कॉल आने लगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बोलने लगी कि भैया हमारे लेली को छोड़ दो, लेली को तुमने बंधक बना लिया है। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या कह रहा है, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, पहले हमारे साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करो, आपको हमारे साथ एमओयू साइन करना पड़ेगा, लेली को तब छोड़ेंगे। और एमओयू ये होगा कि हमारी सारी कॉलोनीज हमें वापस करो
और उस एमओयू में आप हस्ताक्षर करके ये चीज क्लियर करो कि आप पुडुचेरी के आगे नहीं बढ़ोगे और पुडुचेरी में भी सिर्फ व्यापार करोगे। आपके भी पोर्ट से हम जब चाहे तब व्यापार कर सकते हैं और व्यापारिक मामलों के अलावा उसके आगे आप कभी भी नहीं बढ़ोगे। अगर आप बढ़ोगे तो हम डायरेक्ट रिटेलिएट करेंगे आपको हर जगह पर, पूरी दुनिया में जहां पर भी होगे पूरी दुनिया में, वहां पर धूड़ निकालेंगे और वहां पर मारेंगे तुम्हें पटक के, जैसे अभी तुम्हारे साथ किया है। वो एमओयू साइन होता है, उसके बाद लेली को छोड़ा जाता है। ये रिजल्ट होता है बैटल ऑफ वॉन डिवोर्स का। ये जो होल सिनेरियो है यही कार्नेटिक वॉर 3 जो कार्नेटिक वॉर है उनके नाम से जाना जाता है। थर्ड वाला भी आप यहां पर लिख लो ताकि भूलना ना पाओ। तीसरा जो कार्नेटिक वॉर हुआ है ये किसके किसके बीच में हुआ? ब्रिटिशर और फ्रेंच के बीच में। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था? आयरी कूट था और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था? लेली था। इसी बैटल को क्या बोला जाता है? बैटल ऑफ वॉन डिवोर्स के नाम से जाना जाता है। 1761 में, 1760 तक ये तीनों बैटल खत्म हो जाते हैं। 1761 में उधर उत्तर में बैटल ऑफ पानीपत थर्ड होता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ट्रीटी ऑफ बेसिन मराठा एम्पायर से 1802 में इन्होंने साइन करी थी, जिसके बाद इन्होंने 1818 में जब बाजीराव सेकंड की मृत्यु हो गई तो उसके बाद पेशवा का पद खत्म कर दिया और पेशवा को पेंशन देने से मना कर दिया। यही कारण था कि 1857 की क्रांति में क्या हुआ? विरोध हुआ और वहां पर नाना साहेब ने हिस्सा लिया कानपुर से। मैंने आपको कल भी बोला था नाना साहेब ने देश के लिए वो आंदोलन या विद्रोह नहीं किया था, देश को बचाने के लिए उनका ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अपनी पेंशन के लिए लड़े थे। 1857 में पूरे तरीके से मराठा अंपायर का भी अंत होता है। 1857 में एक साथ ही इनके मुगल अंपायर का भी अंत होता है और उदय होता है किसका? ब्रिटिश वन क्राउन रूल का। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल कागजों में ही अपना मुनाफा दिखा रही होती है, इनके खजाने में कुछ नहीं होता है। इनके अधिकारी इतने करप्ट हो चले होते हैं कि लगातार ये पैसा घूसखोरी कर करके जितना भी कमा रहे होते हैं वो सब अपनी जेबों में भर रहे होते हैं। और जब इनके अकाउंट्स ऑडिट किए जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा तो पता लगता था इनकी कॉपियों में ही केवल लिखा हुआ है कि इतना मुनाफा हुआ, उतना हुआ, बाकी खजाने में कोई भी पैसा नहीं है। इनके ऊपर आरोप लगता है कि आपने ब्रिटिश हुकूमत के साथ दगेबाजी करी है। पहले भी आरोप लग चुका था, पहले भी इनके कई राइट, दीवानी राइट छीन लिए गए थे, प्रशासनिक सेवाओं के राइट छीन लिए गए थे। फाइनली 1857 की जब क्रांति होती है तब इनके ऊपर एक और बहुत बड़ा धब्बा लगता है कि तुम लोग आखिर वहां पे कर क्या ऐसा रहे हो कि पूरा भारत तुम्हारे अगेंस्ट यहां पर खिलाफ विद्रोह कर रहा है। 1857 की क्रांति में हम भारतीयों को कुछ नहीं मिला, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भी साथ के साथ खत्म हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी भी बर्बाद हो गई पूरे तरीके से और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम पूरे तरीके से भारत को चलाएंगे। अब जितने भी फैसले होंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लेगी, अब सारे फैसले ब्रिटेन से ही लिए जाएंगे। ब्रिटेन का राजा या रानी वहां के लिए फैसले लेगा और यहां पर एक व्यक्ति हम नियुक्त करेंगे भारत में जो कि वायसराय कहलाएगा वहां का। और इसी पूरे सिनेरियो को वन क्राउन रूल के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आज के बाद आप कार्नेटिक वॉर्स कभी नहीं भूलोगे। इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आपको समझ आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज हमारे साथ कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो डेमो क्लास ऐसे ले रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है 25% डिस्काउंट आप इस बैच पे अवेल कर सकते हो। एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन विंडो खुली हुई है, यही वो लाइव बैच है। आप एप्लीकेशन में पहचानोगे ऐसे, ये वाला थंबनेल लगा हुआ है, ये वाला बैनर लगा हुआ है, यही है लाइव बैच है। 2024 के सभी एग्जाम्स को टारगेट करके ये बैच कंटिन्यू हो रहा है। बाकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज के बारे में आपको बताइए। आप में से ऐसे स्टूडेंट जो कि दिल्ली पुलिस अवेल करना चाहते हैं, एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड बैचेस का ऑप्शन अवेलेबल है। आप केवल जीएस और कंप्यूटर भी अवेल कर सकते हो, आप फुल बैच करना चाहो वो भी कर सकते हो। दिल्ली पुलिस जरूर भरना हर कोई, अभी भी टाइम चल रहा है, 30 तारीख तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। जरूर दिल्ली पुलिस अटेम्प्ट करना है भाई। सबसे अच्छी बात इसकी पता है क्या है? अगर नौकरी लग गई, क्योंकि दिल्ली के अंदर पक्ष बहुत ज्यादा है, तो आप ये मत समझना केवल कांस्टेबल है। 40,000 रुपए तनख्वाह से आपकी स्टार्ट होगी। दूसरी एक सबसे अच्छी खास बात इस नौकरी की यह है कि हमेशा आप दिल्ली में ही रहोगे, कोई ट्रांसफर नहीं होना आपका कभी भी। क्लियर है?
तो ये वाला एग्जाम जरूर देना। एक और बहुत अच्छी बात है, इसमें अंग्रेजी आपकी नहीं आ रही है, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है, और मैथ केवल 15 नंबर की, वो भी अर्थमेटिक बस। बाकी जितना खेल रहेगा सब आपका रीजनिंग का है, कंप्यूटर का है और जीएस का है। 100 में से 50 नंबर की तो केवल जीएस है इसमें। तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो रिकॉर्डेड बैचेस है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।